नाउ टेक ए न्यू सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के पहले मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने के पहले आप लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिए, जिससे आपको इसमें काफी मदद मिलेगी कि कंप्यूटर सिस्टम और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे आगे, तो ये आपका अगर हार्डवेयर है तो ये हार्डवेयर सीएसओ मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ते हो, और इसके बाद आप एक जो ओएस डेवलप करते हो वो ये यूजर है, इसके बीच में इंटरफेस बनाते हो आप। किसके बीच में? ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में। क्लियर? तो ये जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस बनता है, तो अगर आप एक बार सीएसओ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करें कि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए प्रॉपर तरीके से। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, मतलब या इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने के पहले मेरी आप सभी लोगों से एडवाइस है कि ये सब्जेक्ट भले आपको दिख रहा हो पहले, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में कदम रखिएगा। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ चुके हैं। क्लियर? तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक की। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। थोड़े से बेसिक्स बताएंगे इस पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ, क्यों हुआ, और व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट फर्स्ट। मैंने फर्स्ट अपने मन से दिया है, ऐसा कुछ नहीं कोई टॉपिक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट फर्स्ट, वो इसलिए दे दिया है क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है प्रोसेस मैनेजमेंट को। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो फर्स्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉन्सेप्ट और सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, जो सेकंड टॉपिक है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी ईयर 2 लेकर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन, मतलब दो नंबर का मिनिमम तो हर साल आता ही है। एक सीपीयू शेड्यूलिंग पे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है 2 नंबर पे, ये तो डैम श्योर है। जब से शुरू हुआ गेट तब से लगभग हर साल दिख रहा है, तो 2 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम 4 नंबर का इसमें जा सकता है। एक पार्ट आपका ये हो गया। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम ये पार्ट में पढ़ेंगे, तो पहला पार्ट आपका यही हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें प्रोसेस कॉन्सेप्ट और सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसी तरह से जो आपका थर्ड चैप्टर है प्रोसेस मैनेजमेंट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट 2 के नाम से दिया है मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, जितनी भी प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनियां हैं, वो सब इस चैप्टर को यूज करती हैं। किस चैप्टर को? ये वाला चैप्टर 3 को, प्रोसेस मैनेजमेंट सेकंड को। तो इसको हमें गेट के लिए तो पढ़ना ही है, गेट का तो पूरा है ही है पार्ट। और जो कंपनी वाले पूछते हैं तो गेट से ही लगा हुआ टॉपिक पूछते हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये मेरा फेवरेट वाला टॉपिक है, मतलब मुझे ये पढ़ाने में काफी मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी रहता है। तो मेरे साथ आप इसको कॉन्सेप्ट लेवल पे पढ़ते हुए प्रोग्रामिंग लेवल तक जाएंगे। अगर आपसे पाइथन आती है या जावा आता है, कुछ भी आता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो मैं आपको कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए दूंगा इस पे लास्ट में असाइनमेंट के तौर पे। वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि वो आउट ऑफ बोला जाए तो गेट सिलेबस है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो दे दूंगा, क्वेश्चन देने में कुछ थोड़ी जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन का अगर आपको चेक करवाना है पर्टिकुलर कि सर मेरा ये सही आंसर है कि नहीं, तो आप मेरे मेल कर दीजिए या मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह, तो मैं चेक कर लूंगा। ओके, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की बात करूं तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक 4 से लेकर 6 मार्क्स तक को कंटेन करता है। ये काफी बड़ा टॉपिक है। आईपीसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, उसके बाद होता है डेडलॉक, फिर होता है थ्रेड्स। ठीक, इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक आपके कंपनी से लेकर और ग्रेड के लिए, सबके लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे 4 to 6 मार्क्स है। क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट पे गेट पे भी लगभग फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये जो मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है ये थोड़ा सीएसओ के साथ आपका मिक्स होता है। सीएसओ में आप कैश मेमोरी का पार्ट पूरा पढ़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप वर्चुअल मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब हार्ड डिस्क के बारे में ज्यादा कहानी इसमें होगी। तो वर्चुअल मेमोरी की कहानी ज्यादा होगी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, और रैम से कैश मेमोरी में जो ट्रांसफर होता है डेटा
या रजिस्टर में जो ट्रांसफर डेटा होता है वो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएसओ आपस में बिल्कुल सगे भाई हैं, और ऐसे भाई हैं कि पहले वाले भाई से ही गुजर के दूसरे वाले भाई में जाना है, तभी आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो मिनिमम 2 नंबर का आता है और मैक्सिमम इसमें 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स तक भी जा सकता है। ये मार्क्स वेरी करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि इससे ये आता है। कभी कभी जैसे पिछले साल 4 मार्क्स का मेमोरी मैनेजमेंट आ गया, तो और मेमोरी मैनेजमेंट जब सीएसओ के साथ मिलता है, इसमें कई बार समझ में नहीं आता मेमोरी मैनेजमेंट में कि ये सीएस कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन है। इसलिए इसका वेटेज, अगर मैं मिनिमम मेमोरी का वेटेज दोनों को मिला के बोलूं तो मिनिमम मेमोरी का वेटेज 4 मार्क्स का होता है। मतलब मेमोरी पे आपको 4 नंबर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है मिनिमम। मैक्सिमम वो 8 नंबर तक जा सकता है, 6 से 7 नंबर, ठीक। अब वो डिपेंड करता है आईआईटी वालों के ऊपर। जैसे पिछले साल अगर मैं बात करूं, जो प्रीवियस ईयर जो आप लोगों का गुजरा है अभी, उसमें काफी वेटेज दिया गया था ओएस और सीएसओ का, ठीक। नाउ लास्ट टॉपिक है आपका फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट। ये टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 4-5 सालों में इंपॉर्टेंट हुआ है। इसमें डिस्क का पार्ट और थोड़ा बहुत पार्ट क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि सर ये जो सारे टॉपिक हैं, कुछ ऐसा हमें बताइए कि हम वहां से कनेक्ट कर पाए। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में सीपीयू कंप्यूटर्स कंपोनेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट कर पाए थे। हमें यह पता चल गया था कि हम कहां काम कर रहे हैं। वैसे सेम मैं एक आपको डायग्राम बना के दूंगा जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि ये टॉपिक कहां कहां लाए करेगा। तो जब उस डायग्राम पे बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको ये दिख रहा है उसको मैं आपको ये बता दूंगा कि ये टॉपिक इस वाले पार्ट में आएगा, इस वाले। तो जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो डायग्राम आएगा, ठीक। तो इससे फिर वही बात कि हम कनेक्टिव वे में चल पाएंगे। अगर ये हम जान गए कि हम अभी कहां काम कर रहे हैं और कहां काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने में मजा मिलेगा और हमें एक इमेजिनेशन करने में थोड़ा सा लगेगा कि हम ऐसे इसको सेट करेंगे, इसको ऐसे सेट करेंगे। तो वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। वहां पे मैं आपको ये पूरा पार्ट कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि ये पार्ट कहां किसको बिलोंग करता है। मतलब अगर आप प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो कहां पे अभी बैठे हुए हो, अगर आप मेमोरी पढ़ रहे हो तो मेमोरी में कहां बैठे हुए हो, कौन सा मैनेजमेंट करते हो आप मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो किस टाइप का फाइल सिस्टम, कहां पे फाइल सिस्टम मैनेज हो रहा होगा, ठीक। तो इन सारी बातों को हम लोग उस डायग्राम में सीखेंगे, जिससे पूरा कनेक्शन चलेगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड के बाद जब मैं प्रोसेस मैनेजमेंट बताऊंगा तब मैं उस डायग्राम को लूंगा प्रॉपर तरीके से, और तब ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आपको दिख रहा है इसको वहां डील करेंगे, ठीक। एक बात और, ऑपरेटिंग सिस्टम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल लाइफ में, मतलब जब आप कंपनी में भी जाएंगे तो वहां काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है ये, क्योंकि आप डेली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो। इसके बिना आपकी लाइफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को जितना ज्यादा हो सके फीलिंग लेके पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये आपको हर तरीके से फायदा बेनिफिट देगा। गेट में तो देगा ही, गेट में इसका वेटेज जो है, अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेट में ये 8 टू लेकर 10 मार्क्स तक का आता है। अब कभी 6 मार्क्स का भी हो सकता है, तो वो कभी रेयर कंडीशन है, लेकिन मिनिमम 8 टू 10 मार्क्स तक का जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक हैवी वेटेज रखता है गेट में। ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक। मुझे तो सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क और ये जो आर्किटेक्चर वाले सब्जेक्ट होते हैं इसको पढ़ाने में इसलिए मजा आता है क्योंकि मैं इसमें आपको फील करा सकता हूं। तो आपको जितना अंदर जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जा सकते हैं, ठीक। देखिए, हर सब्जेक्ट का अपना फील लेवल होता है, हर सब्जेक्ट के अपने पीक लेवल होते हैं। टीओसी का अलग मजा है, एल्गोरिथम का अलग मजा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग मजा है। तो मेरा ये मानना रहता है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़िए उसमें बिल्कुल तल्लीन होकर पूरी फुल तरीके से उसमें खो जाइए, और ऐसा पढ़िए कि सब्जेक्ट आपके लिए, क्वेश्चन तो आपके लिए मामूली चुटकियों में हो जाए, ठीक। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसमें हम बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे टैकल करते हुए लेंगे। बस मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके पहले सीएसओ पढ़ के रखिएगा, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट सीएसओ के आएंगे, वो मैं वहां या ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं उनके नाम बता दूंगा कि ये वहां हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन नहीं, करीब मैंने 6 डेफिनेशन लिख के रखी हैं, ठीक। 5 डेफिनेशन। तो ये 1 बाय 1 करके इनको समझते हैं। इधर अभी मत देखिएगा, इधर बाद में देखेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सबसे पहले डेफिनेशन है, बाय डिफॉल्ट अगर किसी बच्चे से आप पूछेंगे कंप्यूटर साइंस वाले से तो वो यही जवाब देगा,
अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जवाब मिलेगा आपको इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक। और एक इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है बच्चों के दिमाग में, व्हाई ओएस। तो ये मेरे हिसाब से आपको नहीं पूछना चाहिए व्हाई ओएस, क्योंकि आपसे अच्छा कौन समझ सकता है व्हाई ओएस। ये वो चीज है जिसके बिना आप सिस्टम को टच भी नहीं कर पाएंगे, टच इन द सेंस चला ही नहीं पाएंगे। ठीक। तो आपकी पहले डिफिनेशन जो आपके ऊपर लिखी हुई है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। क्लियर? तो इस वाई ओएस की डेफिनेशन तो क्लियर है, सभी बच्चों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा तो आप कभी भी हार्डवेयर से तो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके अलग तरीके हैं और वो तरीके आप सोच भी नहीं पाएंगे जो अलग अलग तरीके हैं। तो सबको लिए एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर आपके दिमाग में क्या आता है, क्या होना चाहिए रिसोर्स मैनेजर? क्या सोचते हैं रिसोर्स मैनेजर के बारे में? अगर मैं रिसोर्स के बारे में बात करूं कि रिसोर्स कितने टाइप की होती हैं, तो सबसे पहले मतलब रिसोर्स मैनेजर की बात तो आगे है, सबसे पहले अपन रिसोर्स की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप की रिसोर्स हैं। ठीक। अक्सर मैं बच्चों से रिसोर्स के बारे में पूछता हूं तो उनका आंसर आता है, सर 2 टाइप की रिसोर्स होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक। अब मैं जब आगे बढ़ता हूं कि बेटा ये बताइए कि हार्डवेयर में कौन कौन सी रिसोर्स आप लोग मैनेज करते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं सर मेमोरी, ठीक, रैम, हार्ड डिस्क, यही सब चीजें बताते हैं, कीबोर्ड वगैरह। तो अभी हार्डवेयर के बारे में अभी आपने वो सीएसओ में पढ़ा है, हार्डवेयर में पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आता है। मतलब हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए आप सीएसओ तो पढ़ते हो, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आप यही तो पढ़ते हो कि हार्डवेयर को कैसे मैनेज करेगा, कैसे रिसोर्स का इसका मैनेज करेगा हार्डवेयर वाले पार्ट को। ठीक है, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। हार्डवेयर में आप ये वर्ड बोल सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मेमोरी में आपकी रैम, हार्ड डिस्क, ये सबको मैनेज करता है, ये सब रिसोर्स हैं आपकी। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जब मैंने सॉफ्टवेयर रिसोर्स के बारे में स्टूडेंट से बात की है, तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स में पता है क्या नाम लेते हैं लोग? सर नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, ये सब नाम लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्स नहीं होती हैं, वो तो यूटिलिटीज हैं, एप्लीकेशन है। नोटपैड एप्लीकेशन है, नॉट अ सॉफ्टवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्स नहीं है वो। ठीक है, अक्सर बच्चों से यही आंसर मिला है आज तक, जितने मतलब करीब जब से मैं गेट पढ़ाना शुरू किया और मैंने जब भी ये क्वेश्चन पूछा बच्चों से, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। सब ने यही चीज बोली, सर नोटपैड, वर्ड फाइल और ये सब जो भी आपने एप्लीकेशन यूज करते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। तो बेटा वो सब एप्लीकेशन होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के रिसोर्स नहीं होते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो एक सीमाफोर वर्ड होता है, सीमाफोर। हम बात करेंगे जब कॉनकरेंसी पढ़ेंगे तो वहां सीमाफोर वेरिएबल एक वर्ड आएगा, जहां आप समझ में आएगा सीमाफोर क्या है। सीमाफोर है, मॉनिटर है, मॉनिटर के बारे में भी बात करेंगे। सिग्नल है, सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, सिग्नल क्या होते हैं। ठीक। सिग्नल अभी आप कंट्रोल यूनिट से ही जनरेट होता है, यहां पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग उसी का पार्ट आ जाएगा, किसका? आपके सीएसओ का। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा पार्ट स्टार्ट होता है उसमें कंट्रोल यूनिट का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड जनरेट करवाएगा वो कंट्रोल यूनिट के लिए ही रहेगा। ठीक। कंट्रोल यूनिट का जो पार्ट होता है सीयू, इसका हम अभी डिजाइन पढ़ चुके हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसमें होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। ठीक। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन। अब ये माइक्रो ऑपरेशन आप किसके ऊपर करते हो? रजिस्टर के ऊपर करते हो यूजिंग क्लॉक साइकिल, रजिस्टर के ऊपर करते हैं यूजिंग क्लॉक साइकिल, यूजिंग क्लॉक साइकिल। ये आपको पूरा पार्ट समझ में आ रहा होगा जो मैं कंट्रोल यूनिट का लिखा हूं। कंट्रोल यूनिट में क्या होती है? टाइमिंग होती है, कंट्रोल सिग्नल होते हैं। तो ये कंट्रोल सिग्नल देता कौन होगा? ये दिशा निर्देश कौन देता होगा? एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही मदद करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्स होती हैं जो मदद कराएंगे। तो ये अब आज से जब भी कोई आपसे सॉफ्टवेयर रिसोर्स के बारे में बात करेगा तो आप सीमाफोर वेरिएबल का नाम लीजिए। सीमाफोर वेरिएबल कॉन्करेंसी मेंटेन करवाता है। अब कॉन्करेंसी मेंटेन कैसे होता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कॉन्करेंसी टॉपिक के लिए। मॉनिटर भी आपको कॉन्करेंसी प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। इसके बाद आपका सिग्नल सिस्टम है, सिग्नल कैसे प्रोवाइड होंगे। सिग्नल आपका यही है, कंट्रोल सिग्नल जो आप देते हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल यूनिट को देंगे। कंट्रोल यूनिट बाकी चीजें करेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आप लोग। कंट्रोल यूनिट का काफी अहम योगदान रहता है। कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ये तो आप जानते हैं। नाउ तो पहली डिफिनेशन अब आपको समझ में आ गई, पहली डिफिनेशन समझ में आ गई। दूसरी डिफिनेशन भी आपकी क्लियर हो गई, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर किस टाइप का है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप की रिसोर्सेस को मैनेज करता है। हार्डवेयर में के जो रिसोर्सेस है उनमें आपने क्या पढ़ा कि वो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब मैनेज करेगा। और सॉफ्टवेयर में आपने क्या पढ़ा, सीमाफोर, मॉनिटर और सिग्नल। ओके, नाउ आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब यह होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरे प्रोग्राम पे कंट्रोल होता है, प्रॉपर कंट्रोल होता है। अगर कोई प्रोग्राम किस स्टेप से गुजरेगा, जो भी स्टेप से गुजरेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी पूरी जानकारी रहती है। ठीक, अगर गलती से जानकारी नहीं रही तो वो प्रोग्राम को किल कर देता है, फिर वो प्रोग्राम चलने नहीं देता है। तो कंट्रोल प्रोग्राम पूरा उसके हाथ में प्रोग्राम के कंट्रोल रहता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो आप लोगों के एप्लीकेशन डेवलपमेंट होते हैं सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही तो करते हो, उसके लिए यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन डेवलप कर पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन है एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है। कैसे, गवर्नमेंट में आपने देखा होगा MHRD मतलब आपके शिक्षा मंत्रालय अलग हुआ, ठीक, रेल मंत्रालय अलग हुआ, गृह मंत्रालय अलग है, वित्त मंत्रालय अलग है। उन सबको मैनेज करने के लिए एक प्रधानमंत्री होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मंत्रालय, CPU मंत्रालय है कि नहीं। तो इस तरह से इसमें भी डिवाइड होते हैं जिनको सबको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। आप लोग जो ये पढ़ रहे थे ना, मेमोरी से ट्रांसफर करना, CPU में ट्रांसफर करना, जहां भी जो भी ट्रांसफर करना है वो सब OS की मदद से ही होता है। उन सब का मैनेजर OS ही होता है, क्योंकि OS ऑल्सो अ रिसोर्स मैनेजर। OS का मतलब ही ये रिसोर्स मैनेज करना, कोई और भूत थोड़ी आके कर रहा होगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। ये सारी डेफिनेशन यहां पे OS की खत्म हुई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जो आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था बेटा, वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे आया था। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसको हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सिंपल सा फंडा था, उसमें यह दिया गया था, आपके देख लीजिए आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा खास नहीं है। एक आपका ये CPU वाला मतलब कंट्रोल यूनिट होता था, ये CU, इधर आपका ALU होता था, ठीक, और इधर आपकी मेमोरी होती थी। मेमोरी ये इससे कनेक्टेड होती थी CPU से, और इसमें आप क्या देते थे, इनपुट देते थे, ठीक, और इधर से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता था। अब ये जो इनपुट आउटपुट जो भी आप देते रहे होंगे तो ये किसकी मदद से होता था, एक्चुअल में ये पूरा हार्डवेयर मान लीजिए, इसको मैं पूरे को हार्डवेयर मान लूं, तो ये हार्डवेयर के ऊपर, अगर इसके ऊपर बात की जाए तो इसके ऊपर आप क्या डिजाइन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हो, OS। क्या डिजाइन करते हो, OS। ठीक, अभी मैं इसका जो डिजाइनिंग है वो बता ही देता हूं, बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए, इसके बारे में तो बताऊंगा। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जो स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब पहला आर्किटेक्चर आया था जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके चलाते थे। तो जितना भी आप मापदंड पढ़ेंगे, जहां भी यहां बात करेंगे हम लोग, सब सारे मापदंड में आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का सहारा लेना है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पहला आर्किटेक्चर है जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम शुरू हुआ था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब यह होता है कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर होता था, फिर आप वर्क करते थे। मतलब कोई भी प्रोग्राम चलाते थे तो पहले स्टोर होता था, मतलब हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आया था। किसका कॉन्सेप्ट आया था, हार्ड डिस्क का, उसी को बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्लियर, नाउ आगे बढ़ेंगे तो मैं इस डेफिनेशन को हटा रहा हूं। आगे थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे किसके ऊपर डेवलप किया जाता है, ठीक, और इसमें एक बेसिक डेफिनेशन लेंगे।
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जाओ नेक्स्ट जो डिफिनीशन है, देखिए इसमें होता क्या था, ये आपका हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर जो अपन पढ़ चुके हैं अभी सीएसओ में, वही इसके ऊपर कर्नल होता था, ये कर्नल, इसके ऊपर हम कर्नल की डिजाइन करते थे, ठीक। हार्डवेयर के ऊपर क्या होता था, कर्नल, ये L2 लेवल भी कहलाता है, कर्नल। बच्चों को अक्सर दिक्कत जाती है, सर कर्नल क्या है, कर्नल क्या है, कर्नल क्या है। कर्नल वो मिलिट्री वाला तो कर्नल नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल और ये कर्नल तो नहीं, नहीं कर्नल उस टाइप के नहीं, लेकिन हाँ काम उनका वैसे ही है जैसे वहां कर्नल करते हैं, ठीक। होता क्या है इसमें, कर्नल वाले पार्ट में, कर्नल जो होता है हार्डवेयर के, एक्चुअल में आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किस में काम करता था वो, कमांड पे, किस पे, कमांड पे। डॉस के ऊपर ही इन लोगों ने क्या बना दिया, एक्सपी बना दिया था, विंडोज एक्सपी। और इस एक्सपी के ऊपर इन लोगों ने क्या बनाया, एक्सपी के ऊपर डेवलप करते चले गए। तो अगर मैं बात करूं कि विंडोज का जो कर्नल था वो डॉस कर्नल का इस्तेमाल किया गया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का मतलब, कहने का मतलब ये था कि आप एक ऐसा पार्ट है ये कमांड लाइन पे काम करेगा हमेशा। आप लोग कभी भी सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ भी टाइप करोगे बहुत फास्ट काम करेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। यही वजह है कि जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स जनरली माउस इस्तेमाल नहीं करते, वो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड से बहुत तेजी से हैकिंग हो पाती है। आप लोगों के जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें कीबोर्ड नॉट अलाउ करके रखा जाता है, कीबोर्ड टच ना करें, क्योंकि कीबोर्ड टच करना मतलब आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर से, लेकिन आप माउस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हार्डवेयर से, कीबोर्ड से कर सकते हैं। जितना काम आप माउस के माध्यम से करते हैं, क्लिक करते हैं जहां भी, वो सारा काम कीबोर्ड से हो जाता है और काफी फास्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना माउस के वो कीबोर्ड से सारा ऑपरेट कर लेते हैं। क्लियर। तो जो कर्नल डेवलप किया जाता है वो कोर आइडिया होता है, मतलब हार्डवेयर में जब उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसकी प्रोग्रामिंग डायरेक्ट इंटैक्ट करती है, मतलब उसमें आपको ऊपर जो इंटरफेस मिलता है, इसके ऊपर होता है एक इंटरफेस वाला पार्ट जिसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस भी बोलते हैं, ये डेवलप होता है। इसको मैं L1 नाम दूंगा, दिस इज कॉल्ड L1, ठीक। और ये जो L1 होता है इसी का नाम होता है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एपीआई। क्या बोलते हैं, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। इसको जितना अच्छा बनाना चाहिए बनाइए, उतना अच्छा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा मार्केट में। ये थोड़ा सा बदसूरत होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, देखिए कि थोड़ा सा इसका डब्बा सही बनाया, सही लाइन खींचने की कोशिश की है, ठीक। ये आपका L1 लेवल हुआ और यहां कहीं आपका यूजर बैठा होता है, ये यूजर को L1 लेवल दिखता है। इस वाले जो पार्ट को बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामर, एपीआई, प्रोग्रामर इंटरफेस बोलते हैं या एपीआई भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, प्रोग्रामर इंटरफेस या एपीआई के नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। और विंडो, ये तो विंडोज में होता है, ठीक। अगर मैं लिनक्स में बात करूं तो लिनक्स में इसी को सिस्टम कॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिस्टम कॉल से। किसमें, यूनिक्स ऑब्लिक लिनक्स, यूनिक्स ऑब्लिक लिनक्स में इसको सिस्टम कॉल के नाम से जानेंगे। और एप्लीकेशन एपीआई किसमें जानते हैं, विंडोज, ठीक, विंडोज में। तो होता क्या है, जो भी डिजाइनिंग करता है, एक तरह से बोला जाए तो जो इसका डेवलपमेंट करता है उसको L1 लेवल से मतलब होता है। किसके ऊपर डेवलप करता है, वो L2 लेवल के ऊपर डेवलप करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग पे जब लिनक्स आपको देखते होंगे, लिनक्स के बहुत सारे कमांड होते हैं जिसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट में चलाने पड़ते हैं। उसका जो GUI है विंडोज की अपेक्षा उतना अच्छा नहीं था पहले जमाने में, आजकल तो अच्छे GUI आने लगे हैं लिनक्स पे भी, कि आप GUI मतलब ऐसा आने लगे कि आप सब कुछ देख सकते हैं लिनक्स पे, ओके। लेकिन पहले इतने अच्छे GUI नहीं थे। अब GUI क्या होता है, तो होता क्या है, आपका कमांड इंटरफेस होता है, एक्चुअल में कमांड इंटरफेस होता है। कमांड इंटरफेस का मतलब होता है जहां आप टाइप करते हैं, कुछ आप कमांड देना चाहते हैं, कमांड इंटरफेस, ठीक। जो आपका कमांड इंटरफेस होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड,
और दूसरा होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप भी बोलते हैं इसको, कई बार क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ठीक, एक होता है आपका टेक्स्ट बेस, दूसरा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वाला पार्ट भी होता है, इसमें बस आप क्लिक करते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट बेस होता है उसमें आपको सेल मिलते हैं, इसको सेल के नाम से भी आप कई बार जानते लेंगे कि सेल प्रोग्रामिंग भी होती है आपकी लिनक्स में। ठीक, इसमें डॉलर कई बार इस्तेमाल होता है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए। कई बार आप लोग विंडोज में देखेंगे तो C यूज होता है, तो उसमें आप कमांड टाइप करते हैं। तो जो कमांड इंटरफेस होता है वो हर सिस्टम में होता है, कोई भी आप चाहे लिनक्स यूज करें चाहे आप विंडोज यूज करें। विंडोज में C वाले पार्ट दिख के आता होगा डॉस के लिए, तो सबके लिए रहता है क्योंकि सबका कर्नल होता है जिसके ऊपर ग्राफिक API डेवलप किया जाता है। और जितना अच्छा डेवलप किया जाएगा, जितना बढ़िया डेवलप किया जाएगा, उतना ये मार्केट में चलता है। ठीक, आजकल मोबाइल्स में सब लोगों ने सुना होगा एंड्रॉइड, तो ये सब उसी के ऊपर खेल हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बोला जाए तो हार्ट है, हार्ट। अगर ये नहीं चला ना तो सिस्टम सब ठप, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको बहुत बढ़िया से फील करते हुए पढ़ना है। एक एक चीज इसकी फीलिंग के साथ आपको आनी चाहिए। तो जो बार बार मैं कमांड इंटरफेस की बात कर रहा था, कमांड इंटरफेस आपका दो टाइप का होता है, टेक्स्ट बेस्ड, GUI बेस्ड। तो ये जो L1 लेवल है यही GUI बेस्ड मैक्सिमम टाइम होता है। आपको टेक्स्ट बेस आप L2 लेवल पे काम कर सकते हैं, मतलब कर्नल लेवल पे सारा काम आप जाके कर सकते हैं कमांड लाइन पे। ठीक, लेकिन अगर आपको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है, सामने अच्छा दिखना चाहिए, तो उसके लिए GUI बेस्ड होता है, डेस्कटॉप जो आपको दिखता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ओके, तो ये कहानी थी कमांड इंटरफेस की। तो अब आप ध्यान रखिएगा, एज अ प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम L1 से स्टार्ट होता है। एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए पूरा यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन आप अगर डेवलप करेंगे तो आप किसके ऊपर डेवलप, आपके लिए L2 से मतलब है, आप L2 को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, L1 बना रहे हैं। और यूजर क्या देखेगा, यूजर को तो L1 दिखेगा। ठीक, कर्नल एक तरह से बोला जाए तो एक कोर जैसे पार्ट हो गया कि आपको उन सारी चीजों को चलाना है। ठीक, किसको, जो आपके सिस्टम में है, तो उस पर एक कोर आइडिया देता है। उस कोर आइडिया के ऊपर आप क्या करते हो, सब कुछ सजा देते हो तरीके से, ये यहां दिख गया, ये यहां दिख गया। ठीक, तो एक बेसिक आइडिया है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का, रफ आइडिया, वो एक कर्नल है। हर जगह एक रफ आइडिया होता है जहां से आप शुरू करते हैं और वो चीज ऑपरेट करती है। तो कर्नल जो आपका पूरा पार्ट है, कर्नल के बारे में और भी आप आगे जाके सीखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी। कभी भी कोई प्रोसेस जो कर्नल मोड में चलती है वो ऑलवेज एटॉमिक एग्जीक्यूशन होता है। कभी भी यहां पे कर्नल मोड पे कोई पैरेलल मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं। कर्नल मोड में कभी भी कोई मल्टी प्रोग्रामिंग होती नहीं। ये सब किसके लिए होता है, यूजर मोड पे। आप L1 लेवल पे कर लीजिए जो करना है, दिस इज कॉल्ड अ यूजर मोड। यहां पे आप खेल लीजिए जितना खेलना है, लेकिन कभी भी कोई पैरेलल मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोसेस को एक साथ दो करना, क्योंकि कर्नल मोड में अगर आपके पास सिंगल CPU है तो एक बार में एक ही प्रोसेस रन करने के लिए जाएगी। ठीक, अभी बात करेंगे कैसे मोड स्विच होता है आपका, और मोड के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद वो हमारा है फंक्शन एंड गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शन एंड गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो देखिए फंक्शन एंड गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे जो मापदंड लेना है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मापदंड लेना है। किसका मापदंड लेना है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का। ठीक, तो फंक्शनल एंड गोल्स ऑफ ओएस में देखिए, पहला है आपका इफिशियंसी, सिंपल सी बात है, इफिशियंट होना भी चाहिए। सेकेंड है आपका कन्वीनियंस, ठीक, और थर्ड है रिलायबिलिटी, फोर्थ है रोबस्टनेस, फिफ्थ है पोर्टेबिलिटी, और सिक्स्थ है स्केलेबिलिटी। मतलब कन्वीनियंस भी होना चाहिए, तीसरा रिलायबल भी होना चाहिए, रोबस्ट भी होना चाहिए, और पोर्टेबल भी होना चाहिए, और सिक्स्थ क्या है, स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं उनमें ये 6 गोल, मतलब 6 लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन इसमें से एक प्राइमरी गोल एंड सेकेंडरी गोल होता है। मैं आपको प्राइमरी गोल के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं आम आदमी के लिए, आम आदमी मतलब समझते हैं सबके लिए, तो प्राइमरी गोल क्या होगा। यहां पे जो मापदंड लीजिएगा प्राइमरी गोल बताने के लिए, वो लीजिएगा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन VN आर्किटेक्चर। इसका लेके मापदंड बताइए, क्योंकि आर्किटेक्चर चेंज होगा तो चीजें चेंज होंगी। और अभी मैंने मापदंड किस पे पूछा है, आम आदमी के लिए। सुपर कंप्यूटर को सोच के मत बता दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर और बाकी कंप्यूटर नहीं सोचना है। हमेशा एक इसमें मापदंड होता है किसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं।
कभी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे तो पूछेंगे कि ये किसके लिए डेवलप होगा। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया, प्राइमरी गोल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है और आम आदमी को सोचते हुए। तो आम आदमी की बात सोचते हुए सबसे पहला इसमें जो प्राइमरी गोल होता है फर्स्ट, वो होता है कन्वीनियंस। क्या होता है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब कि पहले भैया ऐसा तो हो कि जिसको आप ले सकिए, आप अपने पास रख सकिए। मैं तो बोल रहा हूं सुपर कंप्यूटर, बच्चे का अक्सर बोलते हैं सर इफिशियंसी चाहिए। मैं मान रहा हूं कि इफिशियंसी चाहिए, सुपर कंप्यूटर से ज्यादा कौन इफिशियंट होगा, लेकिन क्या हर घर में सुपर कंप्यूटर है? नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस नहीं है। ठीक है, कन्वीनियंस होना चाहिए। पहला प्राइमरी गोल जो है वो कन्वीनियंस वाला पार्ट आता है। और जो सेकेंडरी गोल है, सेकेंडरी गोल अब आपका क्या होना चाहिए? अगर साहब कन्वीनियंस हो गया तो सेकेंडरी गोल क्या होना चाहिए आपका? इफिशियंसी होनी चाहिए। तो सेकेंडरी प्राइमरी गोल की बारे में बात करें, प्राइमरी गोल, तो प्राइमरी गोल हो गया आपका कन्वीनियंस, और सेकेंडरी गोल, ठीक, सेकेंडरी गोल क्या होगा? एफिशिएंसी। अब आप एफिशिएंसी की बात कर लीजिए, लेकिन अगर यही चीज अगर अपन सुपर कंप्यूटर पे बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर पे प्राइमरी गोल एफिशिएंसी हो जाएगा और सेकेंडरी फिर गोल आपका रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस और बाकी चीजों में आ जाएगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी वहां किसकी होगी? एफिशिएंसी की, सुपर कंप्यूटर पे। ओके, तो यहां पे फंक्शन एंड गोल भी आपका कंप्लीट हुआ और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारी डिफिनीशन आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे ओएस शुरू करेंगे, भी थोड़ी सी थ्योरी आने दीजिए, थ्योरी में टेंशन मत लीजिएगा, बस धीरे धीरे शुरू रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप वो वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी होता है, लेकिन मैं मेन आपको बताने वाला हूं जो मेन पॉइंट है इसका। द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इज केम डिस्क टेक्नोलॉजी। डिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आया था। डिस्क टेक्नोलॉजी मतलब स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे जो काम करता है उसी के ऊपर है। इसी को सुपरवाइजरी रेसिडेंट मॉनिटर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओएस। सुपरवाइजरी रेसिडेंट मॉनिटर को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया डिस्क टेक्नोलॉजी पे, वो दो टाइप से आया था। पहला आया था यूनी प्रोग्रामिंग और दूसरा आया था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, सीपीयू जो यूनी प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका यूनी प्रोग्रामिंग पे वर्क करता है। ठीक, लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, सीपीयू यूटिलाइजेशन वो इसमें लो होता है। क्या होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन? लो। अब ये पॉइंट मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करूंगा आगे जाके कि यूनी प्रोग्रामिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन लो क्यों होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई क्यों होता है। ठीक, तो इसके बारे में जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग पे क्वेश्चन बना रहे होंगे वहां पे ये पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि यूनी प्रोग्रामिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन लो क्यों होता है। नाउ अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करूं तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो आपका था उसमें था सबसे पहले नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा था प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 3 की जो सीरीज थी, विंडोज 3.x वाली जो सीरीज थी, जैसे विंडोज 3.0, 3.1, 3.2, ये जो सीरीज थी वो प्योरली क्या थी? आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती थी। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता था कि एक बार आपने टास्क दिया तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप वापस से छीन नहीं सकते उससे प्रोसेसर। इसी तरह से अगर कोई आयो रिसोर्स आई तो आयो रिसोर्स जब तक नहीं हो जाती, जब तक रिसोर्स कंप्लीट नहीं होता या सिस्टम कॉल कंप्लीट नहीं होती तब तक आप रिसोर्स नहीं ले पाएंगे। ये नॉन प्रीएम्प्टिव था। या ये नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव की कहानी एक बार फिर से होगी जब मैं सीपीयू शेड्यूलिंग आपको डायग्राम समझा रहा हूंगा, तो वहां मैं नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव की एक प्रॉपर फीलिंग दिला पाऊंगा डायग्राम बना के। ठीक, कैसे देखेंगे? अगर मैं प्रीएम्प्टिव के बारे में बात करूं तो प्रीएम्प्टिव जो था यूनिक्स, लिनक्स, ठीक, यूनिक्स, लिनक्स ये जो थे, और विंडोज 95 के जो एवफ सीरीज थी, विंडोज 95 के एवफ जितनी भी आगे आई है, एवफ सीरीज जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है? प्रीएम्प्टिव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के जमाने में आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीएम्प्टिव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये सब पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है फोर्सफुल डीएलोकेशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू। एक लाइन की इसकी डेफिनेशन होती है फोर्सफुल डीएलोकेशन, फोर्सफुल डीएलोकेशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम
सीपीयू। किस बेसिस पे निकालेंगे? प्रायोरिटी या टाइम बेसिस पे निकालेंगे। ठीक, प्रीएम्पशन का मतलब यह होता है कि आप सीपीयू छीन लीजिए। किस बेसिस पे छीनिए? या तो प्रायोरिटी बेसिस पे या तो टाइम बेसिस पे। क्लियर? तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात, जो बेसिक हमें यूज करना है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक आपका यूनी प्रोग्रामिंग है, यूनी प्रोग्रामिंग में डॉस बेस होता है, जिसमें प्रॉब्लम थी सीपीयू यूटिलाइजेशन लो होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि एक बार अगर प्रोसेसर मिल गया तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको वापस नहीं मिलेगा। विंडोज 3 पॉइंट की जो सीरीज थी वो पूरी नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड सीरीज थी। ठीक, और जो प्रीएम्प्टिव सीरीज थी वो विंडोज 95 के अबव या यूनिक्स लिनक्स प्योरली किस पे थे? प्रीएम्प्टिव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। प्रीएम्प्टिव का मतलब एक लाइन में होता है फोर्सफुल डीएलोकेशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू। किस बेसिस पे? प्रायोरिटी और टाइम बेसिस पे। ठीक, प्रायोरिटी और टाइम बेसिस पे। तो यहां पे ये पॉइंट खत्म हुआ। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट? देखिए, आपने देखा होगा जनरली मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज है, क्योंकि आज के जमाने में आप मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रीएम्प्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है, कुछ मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी आप सिस्टम में ये मल्टी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। क्योंकि यूनी प्रोग्रामिंग तो होती नहीं है, क्योंकि यूनी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी पड़ेगी वो देखिए। तो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट, ठीक, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, ठीक, किसके लिए जरूरत है आपको? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट। तो पहला आपको क्या चाहिए होता था? फर्स्ट आपको चाहिए, जो इसमें मिनिमम है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, आईओ। और आईओ में क्या चाहिए आपको? डीएमए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईओ में डीएमए क्यों चाहिए, क्योंकि डीएमए जब तक नहीं रहेगा तब तक मल्टी प्रोग्रामिंग आपके लिए कोई मतलब का नहीं, फिर वो यूनी प्रोग्रामिंग के जैसा है। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ और प्रोग्राम ड्रिवन आईओ के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब इस पे डिस्कशन नहीं हो सकता, इसीलिए सीएसओ पहले पढ़ाया गया है। और हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के पहले कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए, ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट में आईओ क्यों चाहिए। और आईओ में सबसे पहले क्या चाहिए? डीएमए। और दूसरा होता है आपका सेकंड, मेमोरी। मेमोरी, आपको मेमोरी ऐसी चाहिए जिसमें आप एड्रेस ट्रांसलेशन कर पाए। एड्रेस ट्रांसलेशन फॉर मेमोरी, एड्रेस ट्रांसलेशन फॉर मेमोरी। कौन सी मेमोरी? होता क्या है, आप एक्चुअल में मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाते हैं वर्चुअल मेमोरी में और रन कहां करते हैं? फिजिकल मेमोरी में और कैश में भी रन होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर आप प्रोग्राम मतलब प्रॉपर ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रांसलेशन होनी चाहिए, और साथ में मेमोरी प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। मेमोरी प्रोटेक्शन ये भी होना चाहिए आपका। तो आपको मेमोरी भी रिक्वायरमेंट है, और मेमोरी वो भी किस टाइप की रिक्वायरमेंट है? एक हेरारिकल बेस्ड मेमोरी रिक्वायरमेंट है कि आप वर्चुअल मेमोरी में बनाइए, वर्चुअल मेमोरी से आप कहां ले जाइए? फिजिकल मेमोरी में ले जाइए, और फिजिकल मेमोरी के बाद आप रैम में ले जाइए, ये सॉरी कैश मेमोरी में ले जाइए, और उसके बाद रन कराइए प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम आप बनाते कहीं और है, रन कहीं और होता है। क्लियर? तो एक प्रॉपर ट्रांसलेशन स्कीम की जरूरत होती है, इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं। नाउ इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको सीपीयू वाला पार्ट चाहिए। और सीपीयू के अंदर क्या होता है? सीपीयू जो है एट लीस्ट 2 मोड में ऑपरेट करे, एट लीस्ट 2 मोड्स ऑफ सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सीपीयू, इसको मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नाम दे दीजिए, सीपीयू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कहने का ये हुआ कि 2 मोड में आपका सीपीयू चाहिए ही। 2 मोड आपके होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। क्या होते हैं? यूजर मोड और कर्नल मोड। मतलब सीपीयू 2 मोड में आपके काम करना चाहिए। एक होता है आपका यूजर मोड,
और दूसरा होता है कर्नल मोड। इसी यूजर मोड का एक नाम और होता है जिसको आप बोलते हैं नॉन प्रिविलेज मोड। नॉन प्रिविलेज मोड। इसी तरह से इसका नाम होता है प्रिविलेज। क्या होता है? प्रिविलेज मोड। तो आपका सीपीयू कितने मोड पे काम करना चाहिए? 2 मोड पे काम एटलीस्ट करना ही चाहिए, प्रिविलेज मोड और नॉन प्रिविलेज मोड, यूजर मोड। सबसे इसमें इसको जो नॉन प्रिविलेज मोड होता है उसको सुपरवाइजरी मॉनिटर ऑब्लिक सिस्टम कॉल भी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है सुपरवाइजरी कॉल ऑब्लिक सिस्टम कॉल भी बोलते हैं इसको। अभी हम बात करेंगे आगे फॉर्क के बारे में। एक फॉर्क सिस्टम कॉल है जिसपे गेट पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम फॉर्क को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इसका मतलब होता है अगर कोई प्रोसेस कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती है, अगर कभी भी कोई प्रोसेस कर्नल मोड में होगी, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, तो वहां पे एटॉमिक एग्जीक्यूशन होता है। एटॉमिक एग्जीक्यूशन। इसका मतलब एटॉमिक एग्जीक्यूशन मतलब होता है विदाउट प्रियम्पशन। मतलब आप प्रियम्प्ट नहीं करा सकते हैं अगर कर्नल मोड में कोई प्रोसेस चलती है। मतलब कहने का यह हुआ कि वहां पे एटॉमिक एग्जीक्यूशन होता है, प्रियम्पशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी कहानी किसकी? आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट की। एटलीस्ट ये 3 मोड पे काम करने चाहिए, मतलब ये 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आईओ होनी चाहिए, आईओ में आपका डीएमए होता है, एक मेमोरी वाला अच्छा पार्ट होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर ट्रांसलेशन कर पाए, और सीपीयू को 2 मोड में काम करते बनना चाहिए, यूजर मोड और कर्नल मोड। ध्यान रखिएगा जितनी भी मल्टी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता है, जो भी आप मल्टी प्रोग्रामिंग करते हो, यूजर मोड में होता है। कर्नल मोड में तो आपकी प्रोसेस एटॉमिक एग्जीक्यूशन ही करेगी। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है आपके दिमाग में, सर मोड शिफ्टिंग कैसे होता है हमारा? क्योंकि हम प्रोग्राम तो यूजर का डेवलप करते हैं और वहां पे हो सकता है हम सिस्टम की कोई कॉल यूज करें, तो सर कैसे मोड शिफ्ट करता होगा यूजर? अचानक से यूजर चलते चलते अचानक से कैसे सिस्टम की तरफ जाता होगा, ये एक बार हमें दिखा दीजिए, फीलिंग करा दीजिए। तो नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका मोड शिफ्टिंग। मैं उसमें यह दिखाना चाहता हूं कि कैसे मोड शिफ्ट होता है। ठीक, कैसे मोड आपका शिफ्ट होगा, चलिए देखते हैं कि कैसे मोड शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मोड शिफ्टिंग। क्या डाल लीजिए? मोड शिफ्टिंग। ठीक, तो एक प्रोग्राम लेके मोड शिफ्टिंग में आपको समझाना चाहूंगा। उसके बाद एक मेन मुख्य टॉपिक गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्क। जनरली फॉर्क थोड़ा सा उसमें सी की कोड भी होंगे और कई बार गेट में पूछा गया है फॉर्क, इस टाइम पे तो फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए मोड शिफ्टिंग ऑब्लिक सिस्टम कॉल इंटरफेस। मोड शिफ्टिंग ब्रैकेट में सिस्टम कॉल इंटरफेस। कैसे सिस्टम कॉल लेगा ये? सिस्टम कॉल इंटरफेस। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, मेन इंट a कॉमा b कॉमा c। ठीक, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू b प्लस c। ठीक, ये कॉलन है, ध्यान रखिएगा, सेमी कॉलन। नाउ इसके बाद मैं यहां पे फॉर्क इस्तेमाल किया, फॉर्क। ठीक, फॉर्क के बाद मैंने एक नॉर्मल फंक्शन इस्तेमाल किया कोई, क्लियर। और ये यहां से शुरू हुआ आपका, यहां खत्म हो गया। उसके बाद मैंने जो यूजर का फंक्शन है उसको यहां डिफाइन किया है कुछ। ठीक, तो ये एक तरह से आपका क्या बन गया? कोड। इसके अंदर यूजर का भी पार्ट है और किसका है? सिस्टम के लिए भी है। नाउ ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा 1 बाय 1 करके। यहां पे जैसे ही आएगा फॉर्क पे, तो फॉर्क यूजर का कोड नहीं है, किसके लिए? सिस्टम कॉल है, सिस्टम का कोड है, सिस्टम का फंक्शन है ये।
तो यहां पे जनरेट होगा एसवीसी। एसवीसी का मतलब है सुपरवाइजरी कॉल, सुपरवाइजर कॉल। ठीक, यहां साइड में लिखते जाइए, एसवीसी का मतलब है सुपरवाइजर कॉल। क्या जनरेट होगा? सुपरवाइजर कॉल। ओके, नाउ सुपरवाइजर कॉल के बाद क्या होगा? इसके बाद इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे। सुपरवाइजर कॉल को प्रिविलेज मोड बोलेंगे या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, जब जब मतलब सिस्टम कॉल के लिए आएगा तो सिस्टम कॉल में क्या होगा? जो आपकी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है वो जनरेट करेगी क्या? फर्स्ट स्टेप पे ये जनरेट करेगी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कौन इंटरप्ट जनरेट करेगा? ये पहला पॉइंट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्या जनरेट होगा आपका? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होगा तो ये ISR, मतलब ISR का मतलब है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहां जाएगा? ISR एक टेबल होती है जिसके अंदर आपका ये दिया रहता है, ये इस तरह से टेबल होती है, ISR टेबल इस तरह से। ठीक, यहां आपका फॉर्क फंक्शन होगा। ISR के अंदर एक्चुअल में दो चीजें होती है, डिस्पैच टेबल होती है, इसको डिस्पैच टेबल भी बोलते हैं, डिस्पैच टेबल। एक डिस्पैच टेबल भी होता है और इधर आपका होता है PSW बोलते हैं। आप जानते ही होंगे PSW का मतलब क्या है, पढ़ चुके हैं हम PSW के बारे में, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं। तो अगर वो पहले यूजर मोड में था तो यूजर मोड में मान लीजिए 1 रहा होगा, यहां पे मोड बिट मैं डिसाइड कर देता हूं, मोड बिट। तो यूजर मोड में अगर रहेगा तो 1 चल रहा होगा, कर्नल मोड में आप 0 ले सकते हैं। ये चेंज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है 0 1 आप अपने लेवल पे चेंज कर लीजिए। मैंने यूजर मोड में 1 माना, कर्नल मोड में 0 माना, तो सबसे पहले इसका ये चेंज होगा और किस मोड में जाएगा? 0 मोड में जाएगा। क्लियर? और यहां डिस्पैच टेबल में जाएगा जहां फॉर्क नाम का फंक्शन होगा और उसके बाद उसका एक्स नाम का एड्रेस होगा, ये एड्रेस वाला पार्ट। अब ये एक्स कहां जाएगा? मेमोरी में जाएगा। किस में जाएगा? एड्रेस ऑफ फॉर्क इन मेन मेमोरी। ये जो एक्स है वो है एड्रेस ऑफ फॉर्क इन मेन मेमोरी। ये डिस्पैच टेबल में जाएगा और वहां से उठाएगा, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वापस से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब ये रिटर्न बैक जाएगा तो रिटर्न बैक में कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होता है। कई बार ये गेट में आप पूछ चुका है कि जब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन वापस कर्नल मोड से यूजर मोड में आती है तो क्या कोई इंटरप्ट आता है? नहीं, तब कोई इंटरप्ट नहीं आता। इंटरप्ट तो यहां से आता है। कैसे आता है? फॉर्क आया, फॉर्क प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन थी, सिस्टम कॉल थी, ये सिस्टम समझ जाता है, चिंता मत कीजिए। जब वो एग्जीक्यूट करता है ना कंपाइलर, तो अगर यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं होता तो ऑलरेडी समझ जाता है कि सिस्टम डिफाइन है, और वो फिर सॉफ्टवेयर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्या जनरेट करेगी? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करेगी। वो किसमें जाएगा? ISR में। ISR का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR का फुल फॉर्म है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR का फुल फॉर्म है। ठीक, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन दो पार्ट, मतलब एक प्रोसेसर स्टेटस वर्ड चेंज करेगा और डिस्पैच टेबल में डिस्पैच कर देगा फॉर्क का एड्रेस कहां है, और वहां से वो एग्जीक्यूट करके वापस से रिटर्न बैक करेगा। अब फॉर्क कैसे एग्जीक्यूट होता है, फॉर्क क्या होता है, आगे बात करेंगे फॉर्क के बारे में। अभी तो बस मोड शिफ्टिंग देख लीजिए। तो पहले यूजर मोड में प्रोसेस चल रही थी, यूजर मोड से कर्नल मोड में गई, कर्नल मोड में गई तो प्रोसेसर का स्टेटस वर्ड चेंज किया और डिस्पैच टेबल से लेते हुए एग्जीक्यूट किया और वापस लौट आएगी। जब वापस लौटेगी तो कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं करेगी, चुपचाप वापस आ जाएगी। मतलब प्रिविलेज से नॉन प्रिविलेज आने के लिए कोई इंटरप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नॉन प्रिविलेज मोड से प्रिविलेज मोड में जाने में इंटरप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। तो इसके बाद नीचे आएगा PSW का, यहां फुल फॉर्म है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड।
इसके बाद ये जो वाला इस टाइप का फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन, ये फंक्शन कहलाता है BSA, ब्रांच एंड सेव एड्रेस। BSA का फुल फॉर्म है, BSA का फुल फॉर्म है आपका ब्रांच एंड सेव एड्रेस। मतलब इसका मतलब ये होता है, BSA का मतलब यही है। क्यों? क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, स्टैक पे आएगा और स्टैक पे इसका एड्रेस डाल दिया जाएगा और ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वापस से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यहां कोई सिस्टम मोड नहीं है, मतलब यहां कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कोई जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है आपका। दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो इस पे मोड चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो यहां पे मोड शिफ्टिंग वाला पार्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, जो मैंने आपको सिखाया है। इतने से मोड शिफ्टिंग सफिशिएंट है, बस इतना ही जाना है। यही तो सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल यही तो ऐड कर दिया है इस बार सिलेबस में। सिस्टम कॉल यही तो है, कैसे करता है, कैसे क्या होता है। इसमें मैं एक सिस्टम कॉल है फॉर्क, जिसको मैं डिटेल में ले लूंगा, जो आपके सिलेबस में पहले भी था और अभी भी है। कोई सिस्टम कॉल नाम से कुछ अलग से थोड़ी जोड़ दिया है, बस सिस्टम कॉल कुछ होती है उनके बारे में। जब सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वो फॉर्क के बारे में पूछा जाता है। आगे डिस्कस करेंगे फॉर्क को।